अल्लाह ताला ने इस पूरी कुराए अर्ज़ पर इतने वसाइल ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे भी इतने रखे हैं कि जब इसकी बादी चंद 100 से शुरू होकर अब चंद काफ़ी अरबों तक, यानी 7 अरब के लगभग कहते हैं, कोई कहते हैं 7.5 अरब, तो इस सारे जो इस कुराए अर्ज़ पर बसने वाले इंसान हैं उनके लिए बिल्कुल मुनासिब ग़िज़ा का बंदोबस्त है। और जब से ये इस कुराए अर्ज़ पर इंसान उन्होंने बसना शुरू किया और ता क़यामत इसके ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे खजानों में कोई भी कमी नहीं आएगी, ना ही कहीं कमी है। तो अब देखते हैं कि क्या किन ममालिक के पास क्या क्या है और उन ममालिक के अवाम का हाल क्या है। सबसे पसमानदा जो बरे आज़म है वो है अफ्रीका। और आपको पता है, आपने फिर सुना भी होगा कि अफ्रीका में सोने, हीरे, जवाहरात और तेल, इसके जो इतने सारे ज़खायर हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अफ्रीकी ममालिक और अफ्रीकी ममालिक की अवाम और उनके वहाँ का तर्ज हुक्मरानी देख लें तो आपको वाज़िया पता चल जाएगा कि इतने सारे वो जो वसाइल हैं वो जा कहाँ रहे हैं। इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अब वही वसाइल अगर अरबों का देखें तो उनके पास तेल के वसाइल हैं, अगर हम यूरोप में देखें तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, मादनी वसाइल तो उस हद तक नहीं, लेकिन अगर मगरबी यूरोप का एक मुल्क नॉर्वे देखेंगे तो उसके पास तेल की दौलत, बाकी भी कोई बहुत कुछ है, लेकिन उनका जो मेन ज़राए जो आमदन है वो तेल ही है। एशिया में देखें तो यहाँ भी आप पाकिस्तान, ब्राज़ील का इनका पूरा हिस्सा देख लें, यहाँ भी ज़ेर ज़मीन जो मादनियात हैं, सेंट्रल एशिया देख लें वहाँ ज़ेर ज़मीन, आप अफगानिस्तान देख लें वहाँ ज़ेर ज़मीन इतने मादनियात हैं कि शायद किसी एक मुल्क के जो मादनी ज़खायर हैं अगर उनको सही यूटिलाइज़ कर लें तो हम दुनिया भर के जो इंसान हैं उनको 2 वक्त की बाज़ रोटी मुहैया कर सकते हैं। मगर क्या वजह कैसा है नहीं। अब देखें जहाँ जहाँ ये मादनियाती वसाइल हैं जो ज़ेर ज़मीन हैं या ज़मीन के अगर ऊपर भी हैं तो वहाँ उनके जो लोगों ने वहाँ ऊपर सतह ज़मीन पर खेती बाड़ी है, इसके अलावा बाकी जो भी कुछ बीजना बोजना है, फलदार पौधे दरख्त जो लगाने हैं, या इसके अलावा वहाँ ऊपर जो भी आप बाकी चीज़ें करनी हैं तो उनके लिए प्लानिंग क्या है उस चीज़ में फ़र्क होगा। वहाँ तो आपको शायद टेक्नोलॉजी की उस हद तक ज़रूरत ना हो। हाँ, जदीद तकनीक तो हर वक्त रहती है, रहनी चाहिए भी, इसकी ज़रूरत भी होती है और वही कामयाब होती है। मगर जो ज़ेर ज़मीन वसाइल हैं जिसमें आपके, अब मुझे तो नाम भी नहीं आते उन चीज़ों के, जो लिथियम है, जो बैटरियों में इस्तेमाल होता है, जो पत्थर हैं आपके संगे मरमर वगैरह, हीरे, जवाहरात, सोने के पहाड़, ये सारे आप उनको जो निकालते हैं ज़मीन से तो वो रॉ मटीरियल की सूरत में निकलता है, बाद उसको रिफाइन करना पड़ता है। तो कुछ ममालिक के पास टेक्नोलॉजी नहीं है और कुछ ममालिक के पास वो वसाइल नहीं है, लेकिन इसी तरह दुनिया एक दूसरे पर इन्हिसार करती है। लेकिन जिन ममालिक ने वो वसाइल निकाले हैं अगर उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं तो वो ये इमदाद या मदद बैरूनी ममालिक से हासिल करेगा। उसके बाद वो किस तरह के मुआहदे करते हैं, किन मुआहदों के तहत उन मादनियात का, वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको वाज़ह नज़र आ जाएगा अगर आप अरबों को देखें और मगरबी यूरोप के एक मुल्क नॉर्वे को देख लें। उनके पास तेल की दौलत है तो वहाँ का मयार ज़िंदगी वाम का देख लें, और जो अरबों के पास भी तेल गया है तो उनका मयार ज़िंदगी देख लें। एक खिता वो है जहाँ वो वसाइल चंद ख़ानदान की मलकियत हैं और उन्हीं ख़ानदानों का नाम ही रियासत है, और अगर वो कहीं तितर बितर हो जाएँ तो नीचे रियासत भी इसी तरह तितर बितर हो जाती है, वाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जबकि दूसरी तरफ आप मगरबी यूरोप के मुल्क नॉर्वे का देख लें, वहाँ उन्होंने अपने वसाइल बाकायदा अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किए और वहाँ उनका मयार ज़िंदगी आप देख लें। तो जब ये मुआहदे करते हैं, क्योंकि एक तरफ बादशाहतें हैं, मलूकियतें हैं, एक तरफ अवामी हुकूमतें हैं, ये फ़र्क है अवामी हुकूमतों का और मलूकियत और बादशाहतों का, और इस तरह नहीं जो आमरीत वहाँ जहाँ होती है वहाँ भी यही हाल होता है। मैं असल में अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करने के लिए ये थोड़ा सा पस मंज़र आपको बयान किया है। यहाँ भी मादनियात से माला माल होता है, बलोचिस्तान, माराफाटा एरिया जितना भी है, और अक्सर ये बातें आप ज़बान ज़द आम हो चुकी हैं
کہ جہاں جہاں منرلز نکلتے ہیں، معدنیات ہوتی ہیں یا ہمارے قدرتی وسائل ہیں، وہاں وہاں انتشار ہے۔ یہ پاکستانی پوری قوم ظاہر ہے جب آپ قومی سطح پر اس طرح کی مشترکہ جدوجہد اور سوچ کو اپنائیں گے تو چند لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لیکن اگر قوم نیچے تقسیم ہوگی اپنے ان معدنی وسائل کے سلسلے میں، تو پھر جو چند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے وہاں سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں جس جس کی حکومت ہے اور وفاقی حکومت بلا شبہ اس کو ساتھ ملا کر، ظاہر ہے اگر کسی لیٹ سے کہ میرے گھر کے سین سے اگر کوئی تیل نکل آیا تو میں اس کا مالک نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مالک ریاست کو ہی ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک پراپر طریقے سے پورے جو علاقے کے لوگ ہیں پھر اپنے ملک کے اس کے لیے بہتر اور جو بہتری کے لیے استعمال کر سکیں وہ وسائل۔ لیکن اگر تو ایسا نہیں تو پھر ظاہر ہے انتشار بڑھے گا، لڑائی جھگڑے بڑھیں گے۔ پاکستان میں بھی بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے کہ جو آپ کے پاس جو کچھ بھی وسائل اویلیبل ہیں، آپ ہمیشہ ان وسائل کو بنیاد بنا کر یا کچھ دوسرے ممالک کو دکھا کر اندرون ملک اپنے سیاسی مفادات تو حاصل کر لیتے ہیں جو چند لوگ ہوتے ہیں، مگر مکمل ایک جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو عوام ہے اس کا تو پھر آپ کو پتہ ہے برا حال ہوتا ہے، اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر جہاں جہاں معدنیات ہیں ہمارے پاس پاکستان کے کس خطے میں بھی ہیں، وہاں کے لوگ بیٹھتے، وہاں کے لوگوں سے مراد جو عوامی نمائندے ہیں، وہاں کی حکومتیں ہیں، وفاقی حکومت بھی بیٹھے، اور یہ کام بہرحال سیاستدان ہوتا ہے۔ جو آپ کی فوج ہے وہ آپ کے ان معدنیات، آپ کے عوامی تحفظ کے ساتھ ساتھ آپ کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو وسائل ہیں تاکہ ان کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے اس ذات، لیکن وہ اس کو نکالے گا وہاں کون؟ بدقسمتی ہے پاکستان کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی تو ہے نہیں کہ یہ خود سے نکال کر اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکیں، تو لہٰذا ان کو باہر سے کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی کے مادے یا دوسرے اور جو مشینری ہے جو بھی اس طرح کی ان کو نکالنے کے لیے چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بہرحال دارومدار کرتا ہے پاکستان دوسرے لوگوں پر ہی، تو ظاہر ہے جو نکالتے ہیں ان کی پھر اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ جو اپنی اگر کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ آپ سے اس کے پراپر ایک معاوضہ لیتا ہے، لیکن جب آپ کو اپنے معدنیات نکالنے کے لیے کسی سے ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی سے کوئی آپ کو اسسٹنسی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان کے ساتھ معاہدے ایسے نہیں کرتے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی لوٹ کے لے جاؤ۔ آپ کو اپنی ریاستی مفاد، اپنے عوامی مفاد کو تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ معاہدے کریں۔ یقینی طور پر ان کا بھی حق ہے، جو انویسٹ کرے گا، جو ٹیکنالوجی لے کے آئے گا، جو نکالے گا، وہ اپنا پرافٹ ضرور دیکھے گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جس خطے سے جس علاقے سے وہ معدنیات نکالنی ہے وہاں کچھ ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں، لوگوں کے دلوں میں خوف آئے، اور اس خوف کو بنیاد بنا کر پھر وہی کہ چند لوگ ان سے استفادہ کریں یا چند لوگ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کچھ ایسے معاہدے کر دیں جو ریاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ افریقہ کے بھی کئی ممالک میں اس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے افریقہ جو ہے وہ تیسری دنیا سے بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ کبھی کبھی وہاں بھی کچھ لوگ ایسے اٹھتے ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں، جس طرح آج کل ایک نوجوان ابراہیم تراورے اٹھا ہوا ہے، آپ سوشل میڈیا پر اس کو دیکھیں وہ کیسی کیسے باتیں کرتا ہے، اور افریقہ کی وہ جو کیا کہتے ہیں ایک تبدیلی کی جو لہر وہاں اٹھی ہے، تو اسی طرح قوم کو اگر اچھا لیڈر مل جائے تو وہ آگے بڑھ جاتی ہیں، اور اگر دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے لوگ سامنے آ جائیں جو حکومت تو آپ کے اوپر کریں لیکن اپنی ساری پراپرٹی بیرون ملک جا کر بنائیں، تو وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی نہ وہ ریاست کے ساتھ مخلص ہے، نہ وہ ملک قوم کے ساتھ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ بڑا چھوٹا سا سمپل سا اصول ہے۔ آج تک آپ نے کبھی سنا ہو کہ کسی مغربی ممالک کے جتنے بھی سربراہ ہیں یا امریکن ہیں یا کسی اور ملک کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے کسی سربراہ نے آ کے یہاں آپ کے ڈی ایچ اے میں یا بیریا ٹاؤن میں فلیٹ لیے ہوں؟ یہ ساری بیماریاں
तीसरी दुनिया और तरक्की पजीर दुनिया के हुक्मरानों के अंदर ही जेनों में खनास भरा हुआ है, जो यहाँ से लूटते हैं और जाके वो जो तरक्की याफ्ता दुनिया है वहाँ रहने की कोशिश करते हैं। तो भाई चले जाएं, छोड़ दें वाम को अपने हाल पे, ये खुद ही अपना संवार लेंगे। मगर नहीं, ये शायद कुछ बैरूनी एजेंडा है जिसको ये पूरा करने के लिए आते हैं। उनकी कोशिश यही है। अगर देखें, अगर पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को देखें तो 70 साल हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है कि अमन कायम ना हो। और मैं यहाँ आखिर में सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की वो बात है जो वो कहते हैं कि ये सारे एक SHO की मार हैं, उस पर तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैं सिद्के दिल से इस बात पर यकीन रखता हूँ कि अगर एक SHO को ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने का कहें और उसको वो वसाइल मुहैया करें तो यकीन जानिए एक SHO वाकई उन पर कंट्रोल कर लेगा, वाकई वो दहशतगर्दी ख़त्म कर सकता है, वो कर भी लेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि फौज को हमेशा सरहदों पर होना चाहिए या बैरकों में होना चाहिए। ये वाम के साथ शहरियों में और बाकी सारे मामला वहाँ आमना सामना कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी अंदरूनी मामला उनको तरबियत अच्छी दे लें, उनको जो असला है वो अच्छा दे लें, उनकी ट्रेनर को बेहतर कर लें, उनकी तादाद को बढ़ा लें, उनकी जो सलाहियत है, कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं, तो आप यकीन करें इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई मजाक नहीं। एक SHO अगर चाहे तो अपने हल्के में वाकई अमन कायम कर सकता है। और फिर जहाँ आप कहते हैं कि फलां गाँव में दहशतगर्द छुपे हैं, देखिए एक तो जो असला उठा के आए हैं वो तो आखिर वादियों में नहीं रहेंगे, वो तो रहेंगे आपके पहाड़ों के ऊपर ही। वहाँ आप रेंजर को इस्तेमाल कर लें, वहाँ आप जिस तरह का चीज़ें ऑपरेशन करें, उनको ऑन द स्पॉट गोली मारें। लेकिन ये जो छोटे मोटे चीज़ें हैं ये वाकई एक SHO कंट्रोल कर सकता है और वो इलाके के लोगों के साथ मिलकर कर सकता है। कौन सा ऐसा पाकिस्तानी है जो चाहेगा कि उसके इलाके में या उसके गाँव में या उसके खित्ते में आकर दहशतगर्दवाद हों। मेरी इस वाले से बड़े KPK के लोगों से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से बात होती है, वो हम साथ ये सारी मालूमात पहुँचाते हैं, बल्कि उन्हीं का मैं क्या हुआ पहुँचा देता हूँ कि भाई आपको जिस जगह में, मकान में, घर में, गाँव में शक है तो पुलिस वाले ये जो SHO साहिबान होते हैं इनको पता होता है कि किस गांव का कौन बड़ा है, सरबराह, सरपंच, चौधरी, मलक, खान जो भी है, वो यहाँ ये जिरगा करने वाले हैं, वो आके उनसे रब्ता करे तो एक एक घर की मालूमात को ले सकता है एक SHO और बिल्कुल उनका खात्मा भी कर सकता है दहशतगर्दों का। और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके जो अमन अमान की सूरत हाल है वो चंद एक शिदत पसंद इसको नुकसान पहुँचाएँ या इसको ख़त्म करें। तो वाकई अगर आप SHO को इख्तियार दे के देख लें दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन उन पर सियासी दबाव ना हो कि जिस तरह अली मीन गंडा पर कहता है कि हम इसको पकड़ते हैं दहशतगर्दों को, तो ISI और MII के ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि लोग आगे ले जाते हैं। ये जो परसेप्शन है या हकीकत है या झूठ है या सच है, जो भी है, एक तो अच्छे बुरे दहशतगर्द की जो फ़र्क है इसको ख़त्म करें और दूसरा पुलिस को इख्तियार दे के देख लें, ख़त्म कर देगा। लोगों ने तो मजाक उड़ाया, लेकिन मेरा इस पर यकीन भी है पाकिस्तानी पुलिस को अगर आप प्रॉपर उसको काम करने दें, उस पर सियासी मुदाखलत ना हो, तो वो वाकई जो अंदरूनी खतरात हैं, जो अंदरूनी तौर पर माहौल ख़राब है, वो उसको सही कर सकते हैं लोगों के साथ मिलकर। क्योंकि पुलिस का लोगों के साथ जो अपना इंटरेक्शन है वो बेहतर अंदाज में होता है। वो इसे या लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर खौफ ज़्यादा होते हैं। वो दोनों सूरतों में ये बात इस तरह के दरमियान में अगर आ जाए तो वो खतरनाक है। उस प्यार मोहब्बत को बरकरार रहना चाहिए और अपनी अवाम को कभी भी अपनी फौज से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। बहरहाल बदकिस्मती है तीसरी दुनिया की कि यहाँ जब भी आपके कोई इस तरह के वसाइल होते हैं तो वो इंतशार का शिकार शायद इसी वजह से हो जाते हैं कि हमें इज्तिमाई मफाद से ज़्यादा ज़ाती मफाद दिए जाए। तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।